अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मिड टर्म ग्रैंड क्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं और आज 11 तारीख है और आज से एलएमएस पे लाइव क्लासें भी शुरू हो रही हैं। उसकी यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश का 22 लेक्चर थे मिड टर्म में और अब 23 से लेके 45 तक लेक्चर आएंगे फ़ाइनल में। तो पीछे का कंफर्म नहीं है, पिछले भी साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जो लास्ट सेमेस्टर में हुआ था तो पीछे साथ नहीं आए थे, पहले सिर्फ 23 से लेकर 45 तक हुए थे। तो आज मैं आपसे नोट्स शेयर करूंगा ENG 101 के लेक्चर नंबर 23 के। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, आज के नोट्स देखते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने नोट्स बनाए हैं। ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं और MCQs जो लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं वो वाले हैं। तो आपने ये लाजमी देखने हैं, मैं इनको आपको करवा भी देता हूँ। तो सबसे पहले है हमारे इन्होंने हमने करना है इसमें इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग के बारे में है ये सारा। चैप्टर नंबर 23 लेसन जो है इसका। तो इसमें यूनिटी आ जाती है, कोहेरेंस आ जाती है और एम्फेसिस आती है। ये मैंने इनकी डेफिनेशंस लिखी हैं यूनिटी की। यूनिटी की डेफिनेशन है, यूनिटी मीन्स दैट एवरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और कंपोजिशन मस्ट कंट्रीब्यूट टू वन मेन यूनिफाइंग थाट। इसमें एक ही थाट, एक ही आइडिया के बारे में बताया जाएगा, उसकी तरफ जोर दिया जाएगा, उसी पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा अगर दो या दो से ज़्यादा आइडियाज़ एक ही सेंटेंस में दिए जाएंगे तो वो यूनिटी में शुमार नहीं होगा। इसके अलावा ये दूसरी ये डेफिनेशन है कोहेरेंस की। द वेरियस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कंपोजिशन मस्ट फॉलो एन ऑर्डर विच मेक्स देयर रिलेशनशिप क्लियर। इसमें जो सेंटेंस के एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स हैं, क्लासेज होंगी, उसको आपस में रिलेट किया जाएगा, उनका रिलेशनशिप बयान किया जाएगा, उसको रिलेट करके लिखा जाएगा। पहला पार्ट दूसरे से रिलेट होगा, दूसरा तीसरे से रिलेट होगा, तीसरा चौथे से रिलेट होगा। इस तरह इसमें रिलेशनशिप पाया जाएगा सेंटेंस के तमाम पार्ट्स में। तो तीसरे नंबर पे है हमारा एम्फेसिस। तो एम्फेसिस आता है मीन्स दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस कंपोजिशन मस्ट बी आल्सो प्लेस दैट अटेंशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द देम रेदर देन टुवर्ड द लेस इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एम्फेसिस का मतलब है जोर देना, किसी खास हिस्से पर जोर देना। तो इसमें जो राइटर होता है वो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है सेंटेंस का उसकी तरफ हमें हमारी जो अटेंशन उसको डायरेक्ट करता है, उस पर जोर देता है। जबकि जो लेस इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको निगलेक्ट करता है, उस पर इतना जोर नहीं देता है, उसकी तरफ अटेंशन हमारी तवज्जो नहीं लेके जाता, वो इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ तवज्जो लेके जाता है। इसके बाद आ जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से MCQs आ जाते हैं। जैसे अ गुड सेंटेंस शुड हैव यूनिटी दैट इज़ इट मस्ट एक्सप्रेस वन मेन आइडिया। जो यूनिटी होती है वो गुड सेंटेंस का एक पार्ट है और इस ये वन मेन एक आइडिया को एक्सप्रेस करता है। ये MCQs आया हुआ था पिछले बार भी मैंने देखा है। आगे इसके हैं 5 वेज टू वायलेट यूनिटी। ये 5 तरीके हैं जिनसे यूनिटी को की वायलेशन होती है। ये भी आपने याद करना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और ये MCQs में भी पूछ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, तकरीबन मैंने ये जितने भी बनाए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला है बाई कंबाइनिंग अनरिलेटेड आइडियाज़। जब भी हम अनरिलेटेड आइडियाज़ को सेंटेंस के अंदर लगाएंगे तो वो हमारी यूनिटी जो है वो मुतासिर होगी, वायलेट होगी। पुटिंग टू मैनी आइडियाज़ पुटिंग टू मैनी आइडियाज़ डिटेल्स इन अ सिंगल सेंटेंस। जब हम सिंगल सेंटेंस में एक ही जुमले में बहुत सारी आइडियाज़ और मालूमात दे देंगे तो वो हमारी यूनिटी उससे मुतासिर होगी, हमें कुछ समझ नहीं आएगी कि कौन सा आइडिया इसमें दे दिया जा रहा है। जबकि जो अच्छा सेंटेंस होता है वो एक ही मेन आइडिया पे होता है और उसी पे फोकस किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होंगे तो वो यूनिटी को वायलेट करेगा। तीसरे नंबर पर फेलियर टू कंप्लीट एन आइडिया और ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। तो तीसरे नंबर पे ये कह रहा है कि जो भी हमारी यूनिटी मुतासिर होगी वो फेलियर टू कंप्लीट एन आइडिया, जो हमारा जो बात करेगा वो कंप्लीट नहीं होगी, उसके हमें कोई समझ नहीं आएगी जब तक हम उसके साथ एक और क्लास ना लगाएं। वो अकेला जुमला जो हमें कोई भी आइडियाज़ या कोई भी मालूमात नहीं देगा, इसमें या तो फेलियर टू कंप्लीट दैन आइडिया। तो चौथा सब ऑर्डिनेशन है और पांचवा पैरेललिज्म है। तो ये इसके 5 पॉइंट है, ये भी आपने याद रखने हैं और ये इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। इसके बाद है डिपेंडेंट और मेन क्लास।
अब डिपेंडेंट आर मेन क्लास वो क्लास होती है जिसमें हम सम क्लासेस एक्सप्रेस कंप्लीट थाट्स, जो ऐसी क्लास जो कंप्लीट थाट, जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, उसके मुकम्मल जुमले की हमें समझ आ जाए, उसमें बताया जाए क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसे डिपेंडेंट मेन क्लास कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ था। इसके बाद डिपेंडेंट आर सबऑर्डिनेट क्लास, वो क्लास जो हमें कोई भी कंप्लीट थाट एक्सप्रेशन नहीं देती, कोई भी कंप्लीट थाट नहीं होती, वो डिपेंडेंट जो दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, वो खुद अकेली आज़ादा ना कुछ नहीं, उसका कोई मैनी नहीं होता जब तक हम उसके साथ कोई दूसरी क्लास ना लगाएं, उसके मैनी को वाजे ना करें। तो इसके बाद आ जाता है पैरेललिज्म। इफ़ टू आइडियाज़ आर कोऑर्डिनेट दे मस्ट बी गिवन इक्वल रैंक, अगर इक्वल रैंक होगा तो फिर उसमें पैरेललिज्म है। वो जैसे हम करेंगे, अगर नाउन पहली क्लास में है तो दूसरी में नाउन उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं पहली में हमने वर्ब कर लिया, दूसरी में नाउन और तीसरी में सबऑर्डिनेट और चौथे में जेरेंट। तो जेरेंट के लिए जेरेंट हो गया पैरेललिज्म, और नाउन के लिए नाउन, वर्ब के लिए वर्ब। और ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, कोरिलेटिव्स एदर आर नॉट ओनली आल्सो शुड बी यूज्ड ओनली विद द पैरेलल एलिमेंट्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये भी पेपर में आ जाती है फाइनल में, इसके एमसीक्यूज़ के लिहाज से। और नीचे है हमारा रेफरेंस ऑफ प्रोनाउंस, ये जो कोहेरेंस है इसके 4 पिटफॉल्स हैं, ये मैंने पॉइंट्स में लिख दिए हैं, ये भी आपने देखने हैं। जो बैड कंस्ट्रक्शन होती है उसमें हमारी जो इसके कंस्ट्रक्शन वो सही नहीं होती, और जो दूसरा है स्प्लिट कंस्ट्रक्शन है, इसमें वर्ड्स क्लूजली रिलेटेड होते हैं। जैसे टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और इसके अंदर हम कोई दूसरा लफ्ज़ ऐड नहीं कर सकेंगे, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके कोई एडवर्ब वगैरह यूज़ नहीं होगा, उसके बाद या पहले हो सकता है टू के, और फर्स्ट फॉर्म के दरमियान वर्ब के कुछ नहीं होगा। इसी तरह ये है स्प्लिट कंस्ट्रक्शन। इसी तरह रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन के लिहाज से पहले आएंगे और बाद में आएंगे। इसके बाद एम्फेसिस है, एम्फेसिस में पोजीशन आ जाती है, और ऑर्डर ऑफ क्लाइमैक्स, यानी कि पहले, यानी कि वो जैसे हैंडआउट्स में दिया हुआ है, पहले उसका ट्रेयर आएगा, फिर उसका सेक्रेटरी आएगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट। ओहदे के लिहाज से हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ये उसका ऑर्डर ऑफ क्लाइमैक्स है। रेपिटेशन उसी तरह आ जाता है। तो ये था लेक्चर नंबर 23 के जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बनाए हैं, आपने ये देखने हैं। और इसके साथ साथ आपने जो वीडियो के हैंडआउट्स में जो दिए हुए हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वो भी आपने करनी है, प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3, ये आपने देखनी है, और इनको एक दफ़ा लाजमी पढ़ना है। इससे आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छा हो जाएगा। और बाकी ये डेफिनेशंस थी, ये जो मैंने आपको बता दिए अहम थी यही वाली। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।